जो शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। लोग कहते हैं कि धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, यूट्रस निकाल दिया जाता है, एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं। परिवार में से ही एक किडनी का दान किया जाता है। अंगदान का कार्य ईश्वरीय कार्य है। मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज अंकलेश्वर जंक्शन नहीं है, लेकिन 2 अगस्त को वंदे भारत इस जंक्शन पर रुकती है। क्यों रुकती है? क्योंकि इस ट्रेन में एक हार्ट यानी एक दिल यात्रा कर रहा है, वो भी बिना बॉडी के। ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वंदे भारत का ये बहुत रेयर केस था। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थे नीलेश जी, जिन्हें देश ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है और इसी साल इन्हें पद्मश्री भी मिला है। नमस्कार सर, आप ऑर्गन डोनेशन के काम से जुड़े हैं। इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं और एक बहुत इमोशनल कहानी थी जब एक महिला को हाथ डोनेट किया गया, और वो बहुत इमोशनल जो कहानी थी, वो कहानी क्या है सर? नवीन जी, 2000 सितंबर 2024 में हमने सूरत से एक रिया बॉबी मिस्ट्री नाम की 9 साल की बच्ची थी, वो ब्रेन डेड हुई थी और उनके दूसरे अंगों के साथ उनका हैंड्स का डोनेशंस करवाया था। वो विश्व में सबसे कम उम्र की बच्ची का हैंड के डोनेशंस की ये पहली घटना थी और उनका हैंड का ट्रांसप्लांट मुंबई में 15 साल की अनमता अहमद नाम के एक लड़की थी, उनमें ट्रांसप्लांट किया गया था। जब भी हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद में अनमता को मिलने के लिए मुंबई गए थे, तब हमने कहा कि आपका कोई भाई नहीं है। रिया का एकलौता ब्रदर है शिवम, उनकी बहन ब्रेन डेड होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई और उनका हैंड का डोनेशंस हुआ। तो अगले साल आप लोग शिवम को राखी बांधने के लिए जरूर आइएगा। और अनमता 2025 में रक्षाबंधन के त्योहार के समय पे वो शिवम को राखी बांधने के लिए वलसाड आई थी और शिवम के हाथ में राखी बांधी थी। एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू भाई के कलाई पे राखी बांधी। सर, वो जो हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़की कलाई पर राखी बांधी, जब वो हाथ उसे मिला तो वो फील जो थी कि वो मेरी बहन का ही हाथ है, उसके भाई के भाव क्या रहे? मतलब ये कितना इमोशनल वो पल रहा उसके लिए। नवीन जी, वो पल ऐसा था कि वो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पूरे परिवार को ऐसा लग रहा था कि रिया ही आज शिवम को राखी बांधने के लिए आई है। और जब भी रिया के फादर मदर कृष्णा जी और बॉबी जी ने उनके हाथ को स्पर्श किए, तभी उनको लगा कि रिया आज हमारे साथ में है। और शिवम के कलाई पे जब भी उन्होंने अनमता ने राखी बांधी, तभी ऐसा लग रहा था कि खुद रिया अपने भाई शिवम को राखी बांधने के लिए आई है। तो बहुत भावुक पल था सर। लेकिन ये हाथ का जो डोनेशन होता है, आपने देखा होगा कि आंखों का डोनेशन होता है, बाद में धीरे धीरे जब समय विज्ञान ने तरक्की की, किडनी डोनेशन होने लगा, लीवर ट्रांसप्लांट भी होने लगा। हाथ का डोनेशन जो है वो कैसे संभव है और कैसे मतलब होता है, कैसे हो पाएगा? नवीन जी, हमारी संस्था ने डोनेट लाइफ ने 2005 से अंगदान की मूवमेंट की हम लोगों ने शुरुआत की थी और 2006 में सबसे पहले गुजरात का इंटरसिटी किडनी का दान हमारी संस्था के माध्यम से हुआ था। और उनके बाद में लीवर, पैनक्रियास, हृदय, फेफड़े, इंटेस्टाइन का डोनेशंस हम लोगों ने करवाया था। हमने पाया था कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं, या तो इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से उनके दोनों हाथ बुरी तरह जल जाने की वजह से काटने पड़ते हैं।
और हमारे देश में हमारे देश के कितने ऐसे जवान हैं जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते बॉम्ब ब्लास्ट में अपने दोनों हाथ गंवा देते हैं। ऐसे जो दिव्यांग व्यक्ति है वो उसके जीवन की आप कल्पना करो कि उसका जीवन कैसा होता है। और जब भी वो दोनों हाथ अपने गंवा देते हैं तभी वो स्वावलंबी जीवन जीने के बजाय उनको परावलंबी जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को क्वालिटी लाइफ कैसे मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने 2017 से हैंड्स के डोनेशंस के लिए काम करना शुरू किया। हमारे देश में पहला हैंड का डोनेशंस 2015 में हुआ था। इंटरनल ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाना और एक्सटर्नल जो हैंड्स का डोनेशंस करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें परिवार को लगता है कि हैंड जो डोनेशंस होंगे बाद में शरीर खराब तो नहीं हो जाएगा, डिशेप तो नहीं हो जाएगा, जो भी। तो ये सब हम लोग समझते गए कि उसके बाद में भी जो हार्ट का डोनेशंस करके उसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगाया जाता है वो शरीर खराब नहीं होता है। कितने समय का, मतलब ऐसे जैसे कहा जाता है कि कितने समय तक हाथ जो है वो काम कर सकता है किसी व्यक्ति? वो 6 घंटे में, हैंड डोनेशंस के बाद में 6 घंटे के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देना पड़ता है। लेकिन उनका जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो 1-1.5 साल में पूरा हैंड वर्किंग एक नेचुरल हैंड की तरह वर्किंग में वापस आ जाता है। एक केस सर आप जो है ऐसा भी आपकी संस्था द्वारा एक केस ऐसा भी सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के पैर और हाथ दोनों नहीं थे। वो क्या केस था? वो कैसे, मतलब जिसके दोनों 4 अंग जो सबसे अहम माने जाते हैं वो नहीं थे, उसके बाद उसके हाथ वापस आए, तो उसका जीवन उसके लिए वो कितना बड़ा पल था और वो कैसे संभव हो पाया? जो आपने बात कही वो प्रकाश शेलार नाम का पुणे का रहने वाला एक लड़का था, 31 साल का। 2019 में, अक्टूबर 2019 में इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से उसके दोनों हाथ और पैर बुरी तरह जल जाने की वजह से काटने पड़े थे। अभी जैसे आपने बताया कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ और पैर नहीं है उसका जीवन क्या होगा, वो परावलंबी जीवन जीता था। 2021 में हमने, अक्टूबर 2021 में हमने सूरत से एक धार्मिक काकड़िया नाम का 14 साल का लड़का ब्रेन डेड हुआ था और उनके दूसरे ऑर्गन्स के साथ में हमने हैंड्स का भी डोनेशंस करवाया था और वो हैंड का ट्रांसप्लांट प्रकाश में हुआ। प्रकाश जो पहले जो उनकी लाइफ थी वो पूरी लाइफ अभी उनकी बदल चुकी है। आज 5 साल अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रकाश आज 3 व्हीलर व्हीकल चलाता है, स्विमिंग करता है, शीर्षासन करता है, इवन 10 किलो वजन उठा के 10 किलो आधा किलोमीटर तक चलता है। वो 3 व्हीलर जो चलाता है वही कुछ ऐसा भी मामला था, एक व्यक्ति जो है वो जिसके हाथ नहीं थे आज वो जो है सब काम कर रहा है। हाँ, वो वही जो प्रकाश है ना, प्रकाश में हैंड ट्रांसप्लांट के बाद में आज प्रकाश 3 व्हीलर व्हीकल चलाता है। उनका हाथ पूरी तरह से वर्किंग है। जो धार्मिक के हाथ से वो 3 व्हीलर व्हीकल चलाता है, धार्मिक के हाथ से वो स्विमिंग करता है और धार्मिक के हाथ से वो शीर्षासन भी करता है और धार्मिक के हाथ से वो पतंग भी उड़ाता है। सर, इस काम में एक जरिया बनना, हमने देखा कि कई ऐसे सामाजिक विज्ञापन जो है वो आते हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ अस्पताल भी इसमें इनिशिएट लेते हैं कि आप जो हैं अपने अंग दान कीजिए। तो उसमें एक जरिया बनना, ज़रूरतमंद तक वो आपका पहुंचना और उस परिवार को कैसे उसके लिए राजी करना, वो एक बड़ी चुनौती होती है। वो उस पर कुछ बताएं सर। नवीन जी, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट ही लोगों को पता नहीं था। जब ही 2005 में हमने ये अंगदान की मूवमेंट की शुरुआत की, उस समय लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट ही पता नहीं था। लोग ऐसा मानते थे कि व्यक्ति की हृदय बंद हो गया तो उनकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, वो कंसेप्ट लोगों को पता नहीं था।
तो हमने लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाना शुरू किया। ये 2005 की मैं बात करता हूँ। और उनके साथ में समाज में अंगदान के प्रति जो डर था, अज्ञानता थी, धार्मिक गैर मान्यता थी, उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया। स्कूलों में जाके, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाके जो जाहिर जो कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर भी हमने लोगों को अंगदान के बारे में समझाया। लेकिन जो आपने बात कही कि उनको राजी करना, अंगदान के लिए राजी करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऐसे समय के में परिवार के साथ काउंसलिंग करना होता है जब भी हमें अस्पताल से या डॉक्टर्स के कॉल आते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। तो अस्पताल में जाके उनको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाना, ब्रेन डेड के लिए राजी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसे परिवार के साथ काउंसलिंग होती है कि जिसको जीवन में आप कभी भी मिले नहीं हो। और ऐसे समय पे काउंसलिंग होती है कि जब भी परिवार सदमे में है, परिवार में रुदन है, आक्रंद है, और उसी समय उनको जाके समझाना कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है, आप उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करो, वो बहुत ही मुश्किल है। मैं 2005 से 2013 तक की बात करूं तो जब भी हम लोग अस्पताल में ब्रेन डेड मरीज के परिवार को काउंसलिंग करने के लिए जाते थे, तभी लोग हमें गालियां भी देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, क्योंकि ये उनको लगता था कि उनका जो स्वजन है वो जी रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन मिलता था। तो वो लोग उनका हृदय को धड़कते देख रहे थे, वो सांसें भर रहा था, तो क्योंकि दवाई के माध्यम से उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा था। लेकिन हम लोग डटे रहे, हमने लोगों को ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझाया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। उनका हृदय इसीलिए धड़क रहा है कि वेंटिलेटर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और दवाई के माध्यम से उसको ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है। ये कंसेप्ट हमने लोगों को समझाया और हमने लोगों को बताया कि हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन कमेटी होती है। वो जो मरीज़ है उनको पहले क्लिनिकली ब्रेन डेड डिक्लेयर होते हैं, उनके बाद में उनका एपनिया टेस्ट होता है, और एपनिया टेस्ट 2 बार होता है। जो 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको 6 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है। जो 12 साल से 18 साल की उम्र के जो लड़के हैं उनमें 12 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है, और एक दिन से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनके 24 घंटे में 2 बार एपनिया टेस्ट होता है, और दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी उनको ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। लोग ये कंसेप्ट समझते गए। हमने लोगों को समझाया कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है, किंतु पृथ्वी पर है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों की मौत समय से अंग न मिलने की वजह से हो रही है। अंत में तो शरीर राखी हो जाने वाला है। लोग ये कंसेप्ट समझते गए। आज ऐसी वातावरण बना के लोग धीरे धीरे अंगदान के लिए आगे आ रही है। सरकार भी इसके अंदर प्रोत्साहन दे रही है। सर, एक केस वो महिला जो गर्भवती महिला जिसके पति की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके बाद उसके पति का ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया, 1 दिन के बच्चा उसकी गोद में, और उसके परिवार को राजी करना कि आप अपने पति का जो अंग है उन्हें दान करिए। ये एक मतलब इतना बड़ा चैलेंज है। एक जीवन उसके हाथ में है, एक जीवन जो जा चुका है, एक जीवन जो वो बना देगी। ये इतना इमोशनल जो परिस्थिति होती है उसमें कैसे, मतलब ये संभव कैसे हो पाया? एक किस्सा ऐसा भी जुड़ा था। ये आनंद का किस्सा है। हार्दिक सेलट नाम का लड़का था, 40-44 साल का लड़का था जी सर। और मैं मार्च महीने का वो दिन था 2024 का, तारीख तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो जब भी हमें अस्पताल से कॉल आया, आनंद की अस्पताल थी, वहाँ से कॉल आया कि ऐसा एक हादसा है और ये ब्रेन डेड हुआ है। हमने हमारी आनंद की टीम को बोला कि वहाँ जाके आप उनके परिवार के साथ काउंसलिंग करो। उन लोगों ने काउंसलिंग की। फिर हम लोग भी सूरत से आनंद जाने के लिए रवाना हुए।
जो लड़के की मदर थी उनके साथ अंगदान के बारे में बात हुई, तभी वो अंगदान के लिए राजी हुई। लेकिन बाय लॉ जो अंगदान की कंसेंट है वो उनकी वाइफ के पास ही लेनी होती है। तो हमने पूछा कि उनकी वाइफ की साइन चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वो तो कल ही उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है, वो अस्पताल में है, दूसरे अस्पताल में है। तो हमने कहा कि उनकी वाइफ के साथ तो ये बात करनी पड़ेगी और उनकी वाइफ की कंसेंट होगी तो ही ये अंगदान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कहने में नवीन जी बहुत आसान लगता है, लेकिन दूसरे दिन हम लोग उनकी वाइफ के पास गए, वो गायनेक अस्पताल थी, वहाँ पे गए, उनको पूरी बात बताई। वो तो बच्ची एक जगह पे सोई हुई थी पारने के अंदर, झूले के अंदर, और वाइफ भी सोई हुई थी। हमने उनको पूरा ब्रेनडेड का, उनके पति ब्रेनडेड हुआ है, उनके बारे में बातचीत किया और उन्होंने बताया कि जो घटना घटी है वो उसके लिए तो हमें भी दुख है, लेकिन आपके हाथ में 3 से 5 लोगों को नया जीवन देने की आपके माध्यम से हो सकता है। यदि आप ये कंसेंट दो कि हाँ, मैं मेरे पति के अंगदान के लिए मैं कंसेंट देती हूँ, ये फॉर्म नंबर 8 है, उसके ऊपर आप साइन करोगे तो तभी ऑर्गन डोनेशन संभव हो पाएगा। मैं आज भी नवीन जी वो वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ वो महिला को कि जिन्होंने बेड पे लेटे लेटे अपने ब्रेन डेड पति के अंगदान की सम्मति दी। वो 1 दिन की बच्ची की मदर ने वो अंगदान की सम्मति दी। वो हमारे लिए बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि ऐसे समझाना और ऐसे सम्मति देना, आज परिवार को जितना भी मैं अभिनंदन दूं, धन्यवाद दूं, कोई भी शब्द उनके लिए हमें कम है। उनके पति के जो अंग रहे वो कई लोगों के जीवन को जो है वो एक नया रूप दे गए, जिंदगी आगे बढ़ गई। आप कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि डोनर कहीं है और मरीज कहीं, और आवश्यकता जो है वो जान पर बनाई कि अब जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर कर बनाया जाता है कि ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, और इससे जुड़ा एक किस्सा जो है वो वंदे भारत का भी है। तो पहले आप थोड़ा सा ग्रीन कॉरिडोर क्या है इसको बता दें। नवीन जी, हार्ट का ट्रांसप्लांट रेस अगेंस्ट टाइम है। हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में पूर्ण करना होता है, और वो समय शुरू होता है जब भी ब्रेन डेड पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं। उसका हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करके, चेस्ट ओपन करके, उनका हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते, वहाँ से वो समय शुरू होता है। फिर हार्ट को प्रोक्योर करने के बाद में अस्पताल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना, और वहाँ से एयरपोर्ट से रिसिपिएंट अस्पताल पहुँच के जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके हार्ट का ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय होता है केवल 4 घंटे का। यानी एक मिनट बहुत ही कीमती होती है। तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर क्या है कि जब भी डॉक्टर्स की टीम अस्पताल से हार्ट को लेके एयरपोर्ट के लिए निकलती है तो उसको पूरा कॉन्वे किया जाता है। उसमें वार्निंग कार होती है, पायलटिंग कार होती है, एस्कॉर्ट कार होती है, एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर्स की कार होती है, वो पूरा कॉन्वे किया जाता है। रास्ते में जितने भी सिग्नल्स आते हैं उनको ग्रीन किया जाता है। रास्ते में कहीं पे भी गाड़ी रुकती नहीं है, सभी सिग्नल्स को ग्रीन करके कम से कम समय में वो एयरपोर्ट उसको पहुंचाया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सूरत शहर पुलिस ने गुजरात का पहला ग्रीन कॉरिडोर 18 दिसंबर 2015 को बनाया था, और देश में पहली बार ग्रीन कॉरिडोर के लिए SOP भी 2016 में सूरत शहर पुलिस ने बनाई, और आज तक सूरत शहर पुलिस ने
140 से ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं। तो ये ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे हार्ट को समय से पहुंचाया जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन साहब, वंदे भारत ट्रेन के रुकने का जो किस्सा था, जो वंदे भारत का आपने जिक्र किया, तो 1 अगस्त को अंकलेश्वर से हमें कॉल आया था। एक लड़का वहाँ पे ब्रेन डेड था। परिवार ने हमारा अंकलेश्वर में जयाबेन मोदी अस्पताल है, वहाँ पे हमारा वार्ड देखा था अंगदान का। परिवार ने सामने से ही निर्णय किया कि हम अंगदान करना चाहते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया उनको समझनी थी। हमारी टीम, डोनेट लाइफ की टीम अंकलेश्वर गई, बातचीत हुआ और उनका किडनी, लीवर और हार्ट का डोनेशंस का सोटो के माध्यम से एलोकेशंस किया गया। उस समय गुजरात में बारिश और हवा बहुत तेज चल रही थी। बारिश की वजह से पूरे रास्ते भी बंद पड़े हुए थे और चार्टर फ्लाइट आना मुमकिन नहीं था। तो ऐसा तय किया गया कि हृदय को वंदे भारत ट्रेन के मार्फत से अहमदाबाद भेजा जाएगा। अहमदाबाद में UN मेहता अस्पताल में उसका ट्रांसप्लांट होना था। लेकिन वंदे भारत ट्रेन अंकलेश्वर स्टेशन पे रुकती नहीं है। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ने जो वनडे ट्रेन जो शुरू करवाई, तो उसका फ़ायदा ये ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम को भी मिला। रेलवे अथॉरिटी के माध्यम से, सहयोग से ये वंदे भारत ट्रेन को देश में पहली बार अंकलेश्वर स्टेशन पे रोकी गई और वो हार्ट को वंदे भारत ट्रेन में अंकलेश्वर से अहमदाबाद भेजा गया और वहाँ उनका ट्रांसप्लांट एक 25 साल के युवान में हुआ। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि वंदे भारत ट्रेन को जो स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं था, वो स्टेशन पे रोक के ये हार्ट को भेजा गया। बहुत बड़ी बात है सर। एक 14 साल के बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट जो है, वो 14 महीने के बच्चे का एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था। तो वो क्या किस्सा था? 2017 में, सितंबर 2017 में सोमनाथ शाह नाम का एक 14 महीने का बच्चा अपने घर खेलते खेलते सीढ़ी से गिर गया था। बहुत सामान्य परिवार, उनके जो फादर है वो मूल बिहार के रहने वाले और सूरत में कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जब ये अस्पताल से, सूरत के सिविल अस्पताल से हमें कॉल आया कि ऐसा हादसा है, बच्चा ब्रेन डेड है, हम लोगों ने अस्पताल जाके उनके साथ बातचीत किया। सोमनाथ के पिताजी सुनील के साथ बातचीत किया, अंगदान का महत्व समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा आप वापस आइए, रात को आइए। हम रात को वापस गए, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला दूसरे दिन आइए। दूसरे दिन 12 बजे हम लोग दोपहर को वापस गए। बोला नहीं सर, हमारा मन तैयार नहीं है। शाम को 5 बजे सुनील का फोन आया कि सर आप अस्पताल आइए, मेरी वाइफ किरण आपसे बात करना चाहती है। मैं अस्पताल वापस गया। सिविल अस्पताल का वो केस था, सूरत सिविल अस्पताल का। मैं वापस गया, किरण के साथ वापस बातचीत हुई। तो किरण ने मुझे प्रश्न पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ब्रेन डेड है, कि उसका ब्रेन मर गया है, तो आप उनका ऑर्गन के डोनेशंस करोगे तो दूसरे बच्चे को नया जीवन मिलेगा। मेरा बेटे का ब्रेन मर गया है, मेरा बेटे का ऑर्गन डोनेशंस करोगे तो दूसरे बच्चे को नया जीवन मिलेगा। तो सर एक काम करो ना, मेरे बेटे का भी ब्रेन बदल डालो ना। उन्होंने ये प्रश्न मुझे कहा। मैं क्या कहूं उसको। मैंने उसको समझाया कि किरण तुम्हारा बेटा मर चुका है, क्योंकि
ब्रेन जब भी मर जाता है तभी दूसरे अंगों भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और ब्रेन का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। आज भी मुझे आपके साथ बात करता हूँ तभी भी मुझे वो सितंबर 2017 का वो सिविल अस्पताल का दिन आज भी मुझे याद आता है कि उसके वेटिंग रूम के अंदर सामने सामने बैठ के जो बात हो रही थी। मैंने एक ही बात उनके कही कि किरण, तुम्हारा बेटा तो मर गया है, लेकिन जो तुम अंगदान का निर्णय करोगे तो इस सोमनाथ के जैसे ही छोटे बच्चे जो है हमारे देश में, उनको नया जीवन मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में जो भी ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर एडल्ट के ट्रांसप्लांट होते हैं, छोटे बच्चे के ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, इनको भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनको तभी नया जीवन मिलता है कि ऐसे छोटे बच्चे कोई ब्रेन डेड हो और उनका ऑर्गन्स का डोनेशंस हो। बहुत कठिन था, लेकिन किरण ने हाँ कही कि सर आप आगे बढ़ो। मैंने उनको यही कहा कि तुम ऑर्गन डोनेशन का निर्णय नहीं करोगे तो भी सोमनाथ राखी हो जाने वाला है, क्योंकि उनको दफना देंगे तो राखी हो जाएगा। उससे अच्छा आप डोनेट करोगे तो सोमनाथ ऐसे छोटे बच्चे में जी पाएगा। और उन्होंने अंगदान का निर्णय किया। मेरे लिए उस दिन किरण ईश्वर ही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनके निर्णय की वजह से हमारे देश के कोई भी छोटे बच्चे को नया जीवन मिलेगा। मैं यहाँ से खड़ा हुआ, किरण का चरण स्पर्श किया, क्योंकि मेरे लिए उस दिन वो भगवान थे। और उनका जो हार्ट का डोनेशंस हुआ और गणेश विसर्जन का वो दिन था 5 सितंबर 2017, और मुंबई में 3.5 साल की बच्ची आराध्य मुलेकर की थी। वो 16 महीने तक बेड पे रही थी। उनका सितंबर 2016 में हृदय खराब हो गया था और मुंबई में सेव आराध्य के नाम से बहुत बड़ा कैंपेन भी चला था। आज भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वो बच्ची में 3.5 साल की बच्ची में वो हृदय का ट्रांसप्लांट हुआ। नवीन जी, आज खुशी यही है कि आज वो बच्ची एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, एक आम बच्ची की तरह स्कूल जा रही है, डांस कर रही है, एक आराम की लाइफ जी रही है। सर, एक यूक्रेन का भी मामला था। यूक्रेन की एक छात्रा थी जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो किस्सा क्या था सर? नवीन जी, एक सूरत में 10 अप्रैल 2017 रवि देवानी नाम का एक 21-22 साल का लड़का ब्रेन डेड हुआ था और उनके परिवार के साथ हम लोगों ने काउंसलिंग किया और उनका हृदय का भी दान हुआ। गुजरात में वो हृदय का कोई रिसिपिएंट नहीं था, तो इसीलिए वो रोटो को भेजा गया, रीजन में रोटो वेस्ट में भेजा गया। रोटो में भी कोई रिसिपिएंट नहीं था, तो फिर नोटो को अलॉट इंफॉर्मेशन दी गई। नोटो ने भी पूरे देश में उसकी जानकारी ली, लेकिन पूरे देश में वो रवि देवानी का जो ब्लड ग्रुप था, वो ब्लड ग्रुप का कोई भी मैचिंग रिसिपिएंट नहीं था। उस समय मुंबई की फोर्टिस अस्पताल में यूक्रेन की नतालिया ओमेलचुक नाम की एक 26-27 साल की लड़की हृदय ट्रांसप्लांट के लिए सारवार करवा रही थी और उनका नाम नोटो में भी रजिस्टर्ड था। तो जब भी देश में कोई भी नागरिक न होने की वजह से वो ब्लड ग्रुप का, तो नोटो के माध्यम से ये हार्ट को नतालिया को अलॉट किया गया और नतालिया में वो ट्रांसप्लांट हुआ। और आज ट्रांसप्लांट के करीबन 9-10 साल पूरे हुए हैं। नतालिया आज यूक्रेन में नॉर्मल लाइफ जी रही है। ट्रांसप्लांट के 2 साल के बाद में नतालिया वो परिवार के साथ कांटेक्ट में आई, सोशल
मीडिया के माध्यम से, और यूक्रेन के एक लोकल चैनल ने वो परिवार को भी वहाँ पे बुलाया और उनके चैनल पे इंटरव्यू भी किया, और वो जो भावुक दृश्य थे वो बहुत अलग है। आज हम बोल सकते हैं कि हमारा देश का हृदय, हमारे सूरत का हृदय आज यूक्रेन में धड़क रहा है, और हमारे माननीय वड़ा प्रधान जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, के विश्व एक कुटुंब है, वही भावना ये अंगदान के माध्यम से भी उजागर होती है। और ऑर्गन डोनेशन को कोई धर्म नहीं नड़ता है, कोई सीमा का बात नहीं होता है। सर, आपने इतनी सारी इमोशनल कहानियाँ बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे आप जो एक काम में लगे हैं, सामाजिक काम में, लोगों की अंग जो है वो ज़रूरतमंद तक पहुँचाना, और इस काम की प्रेरणा आपको जो है कब से, कहाँ से मिली, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? नवीन जी, कोई भी ऐसी घटना घटती है वो आपका जीवन बदल देती है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटना हुई। 97 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई। मुंबई में हमने इलाज करवाया। 2004 में डॉक्टर ने कहा कि अभी आपके पिताजी को या तो आपको डायलिसिस करवाना होगा या तो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। अभी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। हमने भी हमारे पिताजी को कहा कि हमारी एक किडनी आपको देते हैं जिससे आप क्वालिटी लाइफ जी सकोगे ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है, आपके छोटे बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, तो मैं डायलिसिस के ऊपर रहूँगा। और 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ। डायलिसिस की क्या पीड़ा है वो तो हम भली बात ही समझते थे, क्योंकि डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन मिलता है, लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, वो क्वांटिटी लाइफ होती है। आदमी हर एक दिन अपनी मौत को नज़दीक से देखता है। तो जब भी मैं मेरे पिताजी को डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल लेके जाता था, तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे। कई छोटे बच्चे भी थे, वो भी डायलिसिस करवा रहे थे। और परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है, तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये थॉट मुझे वो डायलिसिस के वेटिंग रूम में आता रहता था। लेकिन आगे की कैसे काम करना, उसकी दिशा नहीं दिख रही थी। 2004 में ही मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी एक मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई। उनके साथ किडनी के बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नीलेश भाई, आप किडनी के बारे में इतना सब जानते हो, इतना सब काम करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़ो। अप्रैल 2005 में उन्होंने मुझे उनकी जो संस्था थी इंडिया रीनल फाउंडेशन, उनके एडवाइजरी बोर्ड में लिया। लेकिन उनकी जो संस्था थी वो किडनी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी। मैंने भी किडनी प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, जो व्यक्ति का ऑर्गन्स खराब हो गया है, उस समय तो केवल किडनी की ही बात हो रही थी, तो जिनकी किडनी खराब है, वो डायलिसिस पे है, उनको ऑर्गन डोनेशन से कैसे नया जीवन दे सके। तो हमने सूरत के अलग अलग अस्पताल को संपर्क करना शुरू किया, आईसीयू के डॉक्टर्स को संपर्क करना शुरू किया, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन का संपर्क करना शुरू किया, और उन्हें बताया कि जब भी कोई ब्रेन डेड ऐसा केस आता है तो उनकी जानकारी हमें दीजिए। और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत के अशक्त आश्रम अस्पताल में जगदीश भाई शाह नाम के एक व्यक्ति ब्रेन डेड हुए। सूरत के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया और उनकी जानकारी हमें दी गई, और हमने जगदीश भाई के परिवारजनों के साथ अंगदान के बारे में बातचीत की। उस समय तो हमें भी पता नहीं था कि कैसे काउंसलिंग करना है। सिर्फ इतना ही हमने उनको बताया कि आपके स्वजन के अंग की
स्वर्ग में ज़रूरत नहीं है किंतु पृथ्वी पर है। एक दिव्य आत्मा थी, उन्होंने हाँ कही और ये गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी दान और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। वहाँ से ये हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और उनके बाद में फरवरी 2006 में हमने गुजरात का पहला लीवर का डोनेशंस करवाया। गुजरात में वो लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने की वजह से वह लीवर को हैदराबाद भेजा गया और वहाँ पे उनका ट्रांसप्लांट हुआ। फिर मई 2006 में हमने देश में सबसे पहली बार पीडियाट्रिक किडनी का दान करवाया। एक 4.5 साल का बच्चा ब्रेन डेड हुआ था और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से उनका किडनी का दान करवाया गया। 2015 में दिसंबर 2015 में हमने गुजरात का पहला हृदय का दान सूरत से करवाया और उस समय हृदय ट्रांसप्लांट की सुविधा गुजरात में न होने की वजह से वो हृदय को मुंबई में ट्रांसप्लांट किया गया। 2016 में हमने हड्डियों का दान करवाया गुजरात में पहली बार। 2017 में गुजरात में गवर्नमेंट अस्पताल से सबसे पहले अंगदान करवाने की शुरुआत सूरत सिविल अस्पताल से हुई। हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा जी का उनमें सहयोग मिला। 2017 में ही हमने गुजरात देश का पहला हृदय का सबसे कम उम्र के बच्चे का हृदय का दान सूरत से करवाया। 2019 में गुजरात में पहली बार फेफड़े का दान हुआ। कोरोना के समय में देश में अंगदान बहुत कम था, उस समय भी हमने 203 ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस करवाए और उसके अंदर एक 2.5 साल के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस भी हुए। देश में पहली बार इतने कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की पहली घटना थी। 2021 में एक ही दिन में एक ही अस्पताल से 13 ऑर्गन्स एंड टिश्यू के डोनेशंस पहली बार किए गए। 2021 में देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशंस हुआ। 2024 में विश्व में सबसे कम उम्र की बच्ची का हाथ का दान करवाया गया। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि सूरत से दान किए गए हृदय और फेफड़े आज यूएई, यूक्रेन, रशिया, सूडान, यमन जैसे देश के नागरिक में धड़क रहे हो और श्वास भी भर रहे हैं। आपने जब ये शुरुआत की, जब आपको ये प्रेरणा मिली कि इस ओर आपको जाना है, ये इस क्षेत्र में आपको काम करना है, उस दौरान क्योंकि ये सब कामों के लिए सरकार का भी कुछ मदद जो है वो लगती है, तो जब जिस दौर के आपने पूरा वाकया बताया, तो उस दौर में गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो उनका इसमें किस प्रकार जो है वो योगदान रहा इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, मदद देने में? हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें माननीय श्री नरेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो प्रेरणा है, उनके जो शब्द है, वो हमारे लिए ऊर्जा है। 2005 में जब हमने कार्य की शुरुआत की थी, तब से हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहा था। मैं 2013 में जब हमारे 100 किडनी का दान कंप्लीट हुआ, तभी उनके एक ब्लेसिंग्स का लेटर उन्होंने हमें भेजा था। 2013 में ही सूरत से हमने एक मंजुलाबेन ढोला नाम की महिला थी, उनके किडनी का दान करवाया था। उनमें से एक किडनी का ट्रांसप्लांट एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी ताहिरा करके थी, उनमें ट्रांसप्लांट हुआ था, और एक संदीप कुमार जी करके इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनमें ट्रांसप्लांट हुआ था। तो जब भी हम मिलने के लिए गए ताहिरा को, तो उन्होंने कहा कि नीलेश भाई, आज हमें गुजरात की वजह से नया जीवन मिला है। मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री को मिलके आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि गुजरात की वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम ही नहीं था। मैं ताहिरा और संदीप कुमार सर को नरेंद्र भाई को मिलने के लिए ले गया था। तभी नरेंद्र भाई ने जो बात कही वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप काम तो बहुत ही अच्छा अंगदान का कर रहे हो, लेकिन उसको अंगदान के कार्य तक सीमित नहीं रखना है।
आपको ये भी देखना है कि जो व्यक्ति में ट्रांसप्लांट हुआ है वो व्यक्ति नियमित दवाई ले रहा है कि नहीं, उसका फॉलोअप नियमित करवा रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। केवल ऑर्गन डोनेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया वो भी देखना ज़रूरी है, जिसमें आपको उसके ट्रांसप्लांट पहले की लाइफ क्या थी और ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ क्या है वो भी लोगों को बताना ज़रूरी है और उसका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। वो काम आज की तारीख में भी हम लोग करते रहे हैं। 2023 में उनका एक शुभेच्छा लेटर आया, उसमें वापस उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो अंगदान का, लेकिन अंगदान के कार्य में नई पीढ़ी के लोग जुड़े वो भी ज़्यादा इच्छनीय है। तो हमने युवाओं को जोड़ने का काम भी 2023 से शुरू किया, क्योंकि जो हमने भी एक मिशन बनाया है, जैसे आपने नरेंद्र भाई ने एक विकसित भारत की परिकल्पना हमें देशवासियों को दिखाई है कि 2047 में जब भी हमारा देश आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत में हम हमारा क्या योगदान दे सकते हैं, तो हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने तय किया, हमने एक मिशन बनाया, मिशन 2047, कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये मिशन लेके डोनेट लाइफ चल रहा है। तो ये मिशन कौन पूरा करेगा, ये मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? तो ये मिशन को जैसा नरेंद्र भाई ने हमें जो मार्गदर्शन दिया कि नई पीढ़ी का युवाओं को जोड़ने का, तो हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। हमने उनके लिए एक मिशन बनाया है कि ये युवा जो है अंगदान जीवनदान का योद्धा है। हमने योद्धा कैंपेन शुरू किया। योद्धा का मीनिंग क्या है? आज हमारे जो युवा है अपने कॉलेज में है या अलग अलग रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इंटरेक्ट क्लब जैसे क्लब में जुड़ते हैं। हमने युवाओं को कहा, हमने यूनिवर्सिटी के साथ में MOU किया कि आप अंगदान जीवनदान की योद्धा क्लब बनाइए। योद्धा का मीनिंग होता है YODHA, Y यानी यूथ, O ऑर्गन, D डोनेशन, H हेल्थ, A अवेयरनेस। यूथ 2 विषय के ऊपर काम करेगा। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री ने फिट इंडिया का कंसेप्ट दिया, तो जो युवा है वो फिट इंडिया पे भी काम करेगा और ऑर्गन डोनेशन पे भी काम करेगा, और जिससे जो ये मिशन है, मिशन 2047, वो पूरा करने में हमारा युवा उसमें लगेंगे। हमने युवाओं को भी बताया कि 20 साल पहले हमने एक बीज बोया था, वो बीज आज वटवृक्ष बन चुका। जब भी हमने 2005 में अंगदान के विषय की शुरुआत की थी, उस समय पूरे देश में अंगदान के विषय में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा था, लेकिन आज देश में अंगदान का एक वातावरण बना जिसमें सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन ये बीज जो आगे बढ़ाने की जवाबदारी, जिम्मेवारी किसकी? युवाओं की है। हमने युवाओं को बताया कि जैसे 400 मीटर की रिले रेस होती है, पहला जो होता है 100 मीटर दौड़ता है, बेटन दूसरे के हाथ में दौड़ देता है। दूसरा 100 मीटर दौड़ता है, बेटन तीसरे के हाथ में देता है। तीसरा दौड़ता है, बेटन चौथे के हाथ में दौड़ता है। 400 मीटर की रेस में। तो हमने युवाओं को यही कहा, अभी ये बेटन जो है हम आपके हाथों में देते हैं, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है। अंगदान जीवनदान का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। और आज हमारे देश में अलग अलग प्रकल्प चलते हैं, लेकिन आज के समय की मांग है अंगदान जीवनदान, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों की मौत समय से अंग न मिलने की वजह से हो रही है। मैं आपको ये भी हम लोग युवाओं को बताते हैं कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जो डायलिसिस पे है, उनकी पीड़ा कौन समझता है? उनकी पीड़ा वही व्यक्ति समझता है कि जो डायलिसिस पे है या उनके परिवार के लोग समझते हैं। किसी का लीवर की तकलीफ है, उनको लीवर सिरोसिस है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, परिवार में से कोई देना भी चाहता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को फैटी लीवर है या अन्य कोई कारण से वो नहीं दे सकता है, तो क्या
किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लीवर में तो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। किसी को हृदय की तकलीफ है, उसका हृदय का पंपिंग 5% या 10% है, 5 स्टेप चलता है तो उसकी सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस है, वो अपना जीवन बेड पे ही व्यतीत करता है। उनको हृदय कौन देगा? जीते जी कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान नहीं कर सकता है। किसी को फेफड़े की तकलीफ है, उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन के ऊपर जीना पड़ता है और वो क्वालिटी लाइफ नहीं जीता है। किसी को, जो मैंने हैंड की बात की, ऐसे तमाम लोगों को ऑर्गन तभी मिलेगा जब भी ब्रेन डेड व्यक्ति के ऑर्गन्स के डोनेशंस होंगे। लेकिन हमारे समाज में हम युवाओं को बताते हैं कि हमारे समाज में अंगदान के प्रति बहुत सी गैर भ्रांतियाँ है। आज 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश अंगदान के लाइव डोनेशन में, लाइव ट्रांसप्लांट में तो हमारा देश विश्व में 3रे नंबर पे है, लेकिन कैडेवर डोनेशंस के अंदर हमारा देश बहुत ही पीछे है। 12 लाख में केवल एक व्यक्ति का अंगदान होता है, यानी 1% से भी कम हमारे यहाँ अंगदान होता है। स्पेन में 46% पर मिलियन है, यूएसए में 26% पर मिलियन है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश अंगदान में बहुत ही पीछे है। उनकी वजह क्या है, ये हम युवाओं को समझाते हैं। उनकी वजह है, लोगों में डर है। जो आपने आंखों की बात कही थी शुरुआत में, तो लोगों में डर है कि हम आंखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन नवीन जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जो हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं या दफनाते हैं, वो तो एक सिर्फ पार्थिव देह खोखा ही होता है। लोगों के अंदर डर है कि हम अंगदान करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, डिशेब हो जाएगा, हम जो धार्मिक क्रिया करनी है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। जैसे शरीर में दूसरी सर्जरी होती है, उसी तरह ये ऑर्गन प्रोक्योर करके परिवार को मान सम्मान के साथ उनके पार्थिव देह को सुपुर्द किया जाता है। तो आप जो भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हैं उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, एक लोगों में गैर भ्रांति है कि जो शरीर लेके आए हैं वही शरीर लेके जाएंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। नवीन जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनों हैं, जिनको यूट्रस की तकलीफ होती है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो ही जाता है, शरीर खंडित हो ही जाता है। तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में कितने ऐसे भाइयों हैं कि जिनको गोल ब्लैडर की तकलीफ होती है, उनका गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज़्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं। परिवार में से ही एक किडनी का दान किया जाता है। 2 किडनी में से एक किडनी कम हो गई, शरीर का एक अंग कम हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसे भाइयों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? ऐसे भाइयों बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? लोग कहते हैं कि धर्म ऐसा कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, अंगदान करना पाप है, गुनाह है। मैं आपसे माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि अंगदान का कार्य ईश्वरीय कार्य है। आज हम देखेंगे, हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे, तो पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब ये दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। आज हमारे समाज में हर एक संतगण लोग हैं, वो भी अंगदान के विषय को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे डोनेट लाइफ का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते हुआ था। उस समय दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे क्या विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा, हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी, हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा।
हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। कितनी अच्छी बात है कि हम नहीं होंगे फिर भी हम ये दुनिया में है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। आप आशा करते हैं कि 2047 तक भारत भी विकसित हो और आपका जो मिशन है उसमें भी आप कामयाब हो। इस देश में कोई भी व्यक्ति जो है वो अंग ना होने की वजह से मृत्यु को प्राप्त ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन।